आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। जैसा आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th सीबीएसई बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class are final goods and intermediate goods, meaning of GDP and calculation of GDP. तो इस क्लास में हम इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुओं में क्या अंतर होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद का क्या अर्थ होता है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। So let us discuss about final goods and intermediate goods. इंटरमीडिएट गुड्स को हम हिंदी में मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका इस्तेमाल अन्य वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर घर में चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए आपको पता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। उसमें टी लीव्स का इस्तेमाल होता है, शुगर का इस्तेमाल होता है, मिल्क का इस्तेमाल होता है। तो ये तीनों ही चीज़ें, मिल्क, शुगर एंड टी लीव्स, ये तीनों चीज़ें क्या कहलाएंगी? मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाएंगी, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगी, क्योंकि उससे हमने एक और वस्तु का उत्पादन किया है। कौन सा? टी, अ कप ऑफ टी। अ कप ऑफ टी इज बीइंग मेड फ्रॉम दिस। तो कप ऑफ टी क्या होगा? एक फाइनल गुड होगा। इसी तरह से अगर बिस्किट बनाना है तो बिस्किट बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है? आटे की ज़रूरत रहेगी, शुगर की, मिल्क की, या जो भी उसमें और चीज़ें डाली जाती हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए। तो बिस्किट के प्रोडक्शन के लिए फ्लोर, शुगर एंड मिल्क, ये क्या है? दीज आर द इंटरमीडिएट गुड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट्स। इसी तरह से कपड़े का उत्पादन करना है तो उसके लिए कॉटन और थ्रेड, ये क्या है? रॉ मटेरियल है। कॉटन एक रॉ मटेरियल है थ्रेड बनाने के लिए, और थ्रेड रॉ मटेरियल है कपड़ा बनाने के लिए। तो जो भी रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, वो इंटरमीडिएट गुड होगी। जैसे मान लीजिए अगर हमें क्लॉथ से एक शर्ट बनानी है तो यहाँ क्लॉथ भी क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा। और फाइनल गुड क्या बनेगा? शर्ट। मतलब जो एक फाइनल गुड है, उस वहां तक पहुंचने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है वो सारी चीज़ें क्या हैं? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगी। इसी तरह सपोज एक चेयर बनानी है, वुडन चेयर, तो उसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? वुड चाहिए, नेल्स चाहिए, फेविकॉल चाहिए, और भी जो जो भी मटेरियल की इसमें आवश्यकता है एक चेयर बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? दीज आर द इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड कौन सी होती है? जैसा मैंने बताया, इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं टी, बिस्किट, क्लॉथ, चेयर, ये सब क्या है? दीज आर द फाइनल गुड्स।
तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर आ चुकी हैं, जिनका फर्दर प्रोडक्शन नहीं करना है, उसको हम कहते हैं फाइनल गुड्स, जो फाइनल यूजर तक पहुंच चुकी है। सो कोई भी गुड जो है वो इंटरमीडिएट भी हो सकती है और वही गुड फाइनल गुड भी हो सकती है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। जैसे मान लीजिए घर में चाय बनाई गई, अ कप ऑफ टी, और उसको कंज्यूमर ने खुद कंज्यूम कर लिया, या घर के बाकी परिवार के सदस्यों को भी चाय बनाई गई, तो वो क्या है, फाइनल गुड है। लेकिन जैसा आप देखते हैं जो चाय के विक्रेता हैं, जो चाय की दुकान जिन्होंने खोल रखी है, चाय बना बनाकर कस्टमर्स को बेच रहे हैं चाय, तो ऐसी स्थिति में चाय जो है वो फाइनल गुड नहीं है, क्योंकि उसका रीसेल किया जा रहा है। जब कोई चीज रीसेल के लिए बनाई जाती है तो फिर वो फाइनल गुड नहीं होती है, वो इंटरमीडिएट गुड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास जो बुक्स हैं जिनसे आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो आपके लिए फाइनल गुड है, लेकिन वही बुक्स जब तक शॉपकीपर के पास हैं तब तक वो इंटरमीडिएट गुड रहेगी, मध्यवर्ती वस्तु रहेगी, क्योंकि उसको दोबारा से बेचा गया। और जिस चीज को हम दोबारा बेचते हैं और जिससे पैसा कमाते हैं, जिससे उसकी वैल्यू एडिशन होती है, तो वो जो गुड है वो क्या कहलाती है, वो फिर उस समय इंटरमीडिएट गुड ही कहलाएगी। जैसे अगर हम एक चेयर की बात कर रहे हैं, किसी ने अपने घर के लिए एक चेयर बनवा ली, उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल हुआ वो सारा का सारा इंटरमीडिएट गुड है। बट ऑन द अदर हैंड जो चेयर घर में आ गई, जिस चेयर का प्रोडक्शन किया गया, वो क्या है, वो फाइनल गुड है, क्योंकि उसने अपने घर के लिए बनवाई है। लेकिन सपोज कोई कारपेंटर की शॉप है, वो चेयर्स बना बना कर बेचते हैं, तो उसने चेयर बनाई तो है, लेकिन किस चीज़ के लिए, उसको दोबारा से बेचने के लिए, मतलब उसको बेचना है, आगे उसका रीसेल करना है, उसको सेल करना है प्रोड्यूसर ने, वो क्या है, दिस इज नोन एज द इंटरमीडिएट गुड। तो जिन चीज़ों को शॉपकीपर्स के द्वारा बेचा जाता है, जो चीज़ें रीसेल के लिए होती हैं, वो कभी भी फाइनल गुड्स नहीं कहलाती, वो उस स्थिति में फाइनल गुड नहीं है अगर उसका रीसेल करना है तो। लेकिन जब वही चीज़ फाइनल यूज़र के पास पहुंच जाती है तो वो क्या बन जाती है, वो एक फाइनल गुड कहलाती है। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड। सो लेट अस डिस्कस अबाउट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम जीडीपी भी कहते हैं। जीडीपी इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in one accounting year, produced by all the sectors of economy in the domestic territory of the country। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का अर्थ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में हम इसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहां आपने ध्यान देना है, यहां पर सिर्फ फाइनल गुड्स की और सर्विसेज की वैल्यू को लिया जा रहा है। जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है सिर्फ उसकी वैल्यू को यहां लिया जाता है, हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इसमें शामिल नहीं करते हैं। और ये जो गुड्स हैं ये कब प्रोड्यूस की जाती हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन वन अकाउंटिंग ईयर। ये एक साल के अंदर जितना प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब जैसा आप जानते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में कि इकोनॉमी में 3 तरह के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो तीनों सेक्टर्स में होता है, प्राइमरी सेक्टर में भी होता है, सेकेंडरी सेक्टर में भी होता है और टर्शियरी सेक्टर में भी होता है। तो तीनों ही सेक्टर्स में जो प्रोडक्शन होता है ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उसका जो टोटल वैल्यू होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन अदर वर्ड्स,
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो वस्तुएं और सेवाएं एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूस की गई हैं देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, जितने भी सेक्टर हैं इकोनॉमी में, उन सब के द्वारा जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में प्रोड्यूस की गई हैं उसके मार्केट वैल्यू को हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी, जीडीपी जितना बड़ा होगा किसी भी देश का उतना ही बड़ा साइज होगा उस इकोनॉमी का, मतलब वो इकोनॉमी उतनी ही बड़ी मानी जाएगी। जीडीपी जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कि कोई भी इकोनॉमी जो है उसमें जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसका वॉल्यूम क्या है, कितना ज़्यादा है वो, और जितना ज़्यादा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा इकोनॉमी में, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, तो नेचुरली है वो इकोनॉमी उतनी ही बड़ी मानी जाती है। इंडिया में इसका जो कैलकुलेशन होता है, मूल्यांकन होता है, जो इसकी वैल्यूएशन होती है, इट इज बीइंग डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री इन इंडिया। जीडीपी को मापने का काम कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। भारत में भारत सरकार की जो केंद्रीय सरकार की जो मंत्रालय है वो इस काम को देखते हैं, उनके द्वारा जीडीपी कैलकुलेशन को किया जाता है। सो लेट अस रीकैप दिस। जीडीपी का सीधा सा मतलब हुआ कि हमें जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए क्या निकालना है कि जितने भी सेक्टर है इकोनॉमी में, चाहे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सी सेक्टर है, उनके द्वारा जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसकी मार्केट वैल्यू का जो सम टोटल होता है उसको हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। और ये प्रोडक्शन का टाइम लिमिट कितना होता है? 1 साल। इन वन अकाउंटिंग ईयर ये प्रोडक्शन होना चाहिए और ये देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं जीडीपी। सो दिस वाज द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। हम जीडीपी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सो लेट अस डिस्कस दिस। जैसा आप जानते हैं कि हर इकोनॉमी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है और उन गुड्स को मापने का जो पैमाना होता है, जो यार्डस्टिक होता है, वो भी डिफरेंट होता है। जैसे कुछ चीज़ें हैं उसको हम ग्राम्स में मापते हैं, किसी को किलोग्राम में मापते हैं, कुछ को लीटर्स में मापा जाता है, कुछ को मीटर्स में मापा जाता है। तो तरह तरह की वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन होता है। अब हम जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए क्या हम सभी तरह की जो वस्तुएं और सेवाएं प्रोड्यूस की गई हैं, क्या उसको हम काउंट करेंगे? क्या उसको नंबरिंग में देके उसको काउंट करेंगे कि इतने लाख जो है कारें बन गई, या इतने करोड़ टन जो है वो गेहूं का उत्पादन हुआ, या इतने करोड़ टन्स मिल्क का प्रोडक्शन हुआ, या इतने करोड़ पैकेट्स बिस्किट के बनाए गए, या फिर इतना करोड़ मीटर्स क्लॉथ का प्रोडक्शन हुआ? इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट लाइक दिस? क्या हम हर वस्तु को इस तरह से माप सकते हैं और क्या उससे हम कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं? मान लीजिए हमने इसको सपोज माप भी लिया इस तरह से, तो क्या फिर हम उससे कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारे जीडीपी की वैल्यू क्या होगी? नहीं, ये इस तरह के माप से पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना होगा कि जितनी भी चीज़ों का प्रोडक्शन हुआ है, फाइनल गुड्स का एंड सर्विसेज का, हम उसकी मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट कर लें कि कितनी अमाउंट का प्रोडक्शन हुआ है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। जैसे यहाँ कुछ चीज़ें ली गई हैं और उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जीडीपी में। सो जैसे वीट का यहाँ प्रोडक्शन दिखाया गया है कि वीट का प्रोडक्शन हुआ 1000 kg और प्राइस है मान लो 20 रुपीज़ पर kg।
तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू कितना बन जाएगा, 20,000 रुपीज। इतने का प्रोडक्शन हो गया। देखो अब अगर हम इसको क्वांटिटी के फॉर्म में लेंगे तो हम कुछ कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, इसको एक मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह से सपोज मिल्क का प्रोडक्शन है 500 लीटर्स और 1 लीटर जो मिल्क है उसकी प्राइस है 50 रुपीज। तो अगर हम इसका टोटल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे प्राइस इंटू क्वांटिटी करके, तो ये टोटल अमाउंट बन जाएगा 25,000। इसी तरह से सपोज नंबर ऑफ बिस्किट पैकेट जो है सपोज 1000 यूनिट्स हैं, इसका प्रोडक्शन हुआ है और एक पैकेट की जो प्राइस है वो कितनी है, 20 रुपीज है। तो जब हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 20 इंटू 1000। नाउ दिस बिकम्स 20,000। इसका वैल्यू कितना बन जाएगा, 20,000 रुपये बन जाएगा। सिमिलरली क्लॉथ्स, क्लॉथ का जो प्रोडक्शन है क्वांटिटी फॉर्म में ये है 3000 मीटर्स। 3000 मीटर क्लॉथ का मान लो प्रोडक्शन हुआ है और उसका प्राइस है 100 रुपीज मीटर। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन दिस बिकम्स 3 लाख रुपीज। और इसी तरह मान लो जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड की गई, सपोज उसकी वैल्यू थी 35,000 रुपीज। तो जब आप को जीडीपी निकालना, मान लीजिए सिर्फ यही चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, हालांकि आप जानते हैं कि देयर आर वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तरह तरह की वस्तुएं और सेवाएं होती हैं जिनका उत्पादन किया जाता है और उसके जो क्वांटिटी है वो भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, प्राइसेस भी डिफरेंट डिफरेंट रहती है। लेकिन अल्टीमेटली कैलकुलेट करने का तरीका यही है। आपको क्या करना है, पहले आप देखेंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट हुआ है, क्या क्या प्रोडक्शन हुआ है, क्वांटिटी कितनी कितनी है, प्राइस कितनी थी और टोटल वैल्यू उसका कितना बन रहा है। तो इस सारी वैल्यू को जब हम प्लस करेंगे, इन सारे अमाउंट्स को जब प्लस करेंगे देन दिस बिकम्स अप्रोक्सीमेटली हाउ मच, दिस बिकम्स 4 लाख रुपीज। तो यहाँ पर जो जीडीपी का वैल्यू हुआ वो कितना हुआ, दिस बिकम्स 4 लाख रुपीज। ये 4 लाख रुपया जीडीपी का वैल्यू है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जैसा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब हम जीडीपी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की ही वैल्यू को शामिल किया जाता है, उसमें हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को शामिल नहीं करते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल हियर। यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें पहला प्रोड्यूसर है फार्मर। फार्मर जो है वो कॉटन का प्रोडक्शन करता है और उस कॉटन का प्रोडक्शन करने के लिए जो इनपुट्स वो यूज़ करता है फार्मर, इनपुट्स मतलब जैसे जो बीज का इस्तेमाल किया जाता है या खाद का इस्तेमाल किया जाता है या और जो भी इनपुट्स हैं कॉटन का प्रोडक्शन करने के लिए, उसके ऊपर जो खर्च आ रहा है मान लीजिए वो 200 रुपीज़ है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हुआ इस केस में कि फार्मर ने जो है वो क्या प्रोडक्शन किया, कॉटन का प्रोडक्शन किया और वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी थी, मान लो उसने 1000 रुपए की कॉटन बेच दी प्रोड्यूस करके और उसको बनाने में खर्चा कितना किया था, 200 रुपए का। तो यहाँ फार्मर को जो नेट वैल्यू एडिशन उसने किया है, जो उसने मूल्य वृद्धि की है, मूल्य वृद्धि का मतलब हुआ जो उसने इनपुट पे खर्चा किया था और जो आउटपुट आ गया, दोनों का जो डिफरेंस है अमाउंट का, उसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन को एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उसने कितना प्रॉफिट कमा लिया। तो ये कितना हो गया यहाँ पे, 800 रुपीज हुआ ये। अब फार्मर ने कॉटन का प्रोडक्शन किया, आगे उसको बेच दिया, कितने का बेचा, 1000 रुपए का। मान लीजिए फर्म ए ने इसको खरीदा 1000 रुपए का। अब फर्म ए ने कितने का खरीदा उसको, 1000 रुपए का। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना हुआ फर्म ए का, 1000 रुपए। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है इनपुट के ऊपर कितना खर्चा हुआ। तो फर्म ए ने कितना खर्चा किया इनपुट के ऊपर, 1000 रुपए। 1000 रुपए की कॉटन खरीदी ना इसने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी होगी, 1000 रुपए। और मान लीजिए कि फर्म ए ने उस कॉटन से क्या प्रोड्यूस किया, थ्रेड, धागा बना दिया। कितने का बनाया, मान लो 2500 का धागा बना दिया उसने, 2500 रुपया उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट है।
तो इस प्राइस में से, मतलब इस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आप लेस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। सो दिस बिकम्स 1500। ये आपका बन गया वैल्यू एडेड। ये वैल्यू एडिशन हो रहा है यहाँ पे 1500 रुपए का। अब ये जो थ्रेड था, इसने किसी फर्म बी को बेचा है मान लीजिए, तो फर्म बी ने कितने में खरीदा वो थ्रेड? 2500 में खरीदा, क्योंकि उसने बेचा कितने में? 2500 ने बेचा है ना। फर्म ए ने कितने में बेचा उसको? 2500 में। तो फर्म बी ने खरीदा, तो उसका मतलब क्या हुआ? फर्म बी के लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी होगी? 2500। तो इतना खर्चा किया ना उसने प्रोडक्शन करने के लिए। और मान लो फर्म बी ने उस धागे का इस्तेमाल करके क्या बना दिया? क्लॉथ बना दिया यहाँ पे। और कितने का क्लॉथ बनाया उसने? 4500 का। इतनी वैल्यू का उसने क्लॉथ बना दिया। अब आप इसमें से 4500 में से लेस करेंगे 2500, तो वैल्यू एडिशन कितना हो गया यहाँ पे? 2000 रुपीज। ये वैल्यू एडिशन हो रहा है यहाँ पे। अब इस क्लॉथ का फर्म सी ने क्या बना दिया? मान लो उसने गारमेंट्स बना दिए। इससे आगे उसने गारमेंट्स बना दिए, और मान लो गारमेंट्स की जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है मान लो 7000 है। 7000 रुपए के गारमेंट इसने बेचे हैं। और इंटरमीडिएट जो कंजम्पशन था वो कितने का था? 4500 का, क्योंकि उसने 45 रुपए खरीदा था इसने। ये फर्म सी ने 4500 में क्या खरीदा था? क्लॉथ खरीदा। उस क्लॉथ का इस्तेमाल करके इसने क्या बना दिया? गारमेंट्स बना दिए। और कितने का बेचा इसने? 7000 रुपए का गारमेंट्स। कितनी कॉस्ट थी उसकी? 4500। अब इसने वैल्यू एडिशन कितना किया यहाँ पे? 2500। तो अगर आप इसका सम टोटल देखेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट का, जैसे प्रोडक्शन फार्मर ने भी किया, फर्म ए ने भी किया, फर्म बी ने भी किया, और फर्म सी ने भी किया, इन सभी के जो प्रोडक्ट हैं उनका जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है टोटल कितना का प्रोडक्शन हुआ? ये प्रोडक्शन हुआ 15000 रुपए का। तो क्या हम इसे जीडीपी में शामिल करेंगे? नहीं। क्यों नहीं शामिल करेंगे? क्योंकि देखिए ये जो 2500 रुपीज हैं, इसमें ये 1000 रुपए भी शामिल है फार्मर वाला। और ये जो 4500 है, इसमें 2500 भी शामिल है ऑलरेडी। और इस तरह जो 7000 रुपया है, उसमें ये 4500 रुपया भी शामिल है। तो हम इसको अगर सभी अमाउंट्स को प्लस करेंगे तो हमारा जीडीपी का जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएगा। जीडीपी हमारी कई गुना रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जीडीपी में हम क्या शामिल करेंगे? सिर्फ जो फाइनल गुड का आउटपुट हुआ। फाइनल गुड यहां पर क्या है? गारमेंट्स। तो हमने जीडीपी में क्या लेना है? सिर्फ और सिर्फ 7000 रुपए लेंगे हम यहाँ पे, ये वाला। इसमें 15000 रुपए को शामिल नहीं किया जाएगा, ये गलत होगा। तो इस तरह से हम सिर्फ क्या लेते हैं? जो फाइनल गुड है। फाइनल गुड यहां पर क्या है? गारमेंट्स। ये आपका फाइनल गुड है, दिस इज द फाइनल गुड। तो हम सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू को नेशनल इनकम या जीडीपी में शामिल करते हैं 7000 को। या फिर जितना टोटल वैल्यू एडिशन हुआ, टोटल वैल्यू एडिशन, जैसे आप देख रहे हैं अगर हम टोटल वैल्यू एडिशन को निकालें तो दिस बिकम्स हाउ मच? दिस बिकम्स 6800। सो इट इज क्लोज टू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये 6800 है यहाँ पे, जबकि ये कितना है? ये 7000 है। दोनों में बहुत ही नॉमिनल सा डिफरेंस है दोनों अमाउंट्स में। हालांकि डिफरेंस है लेकिन बहुत थोड़ा है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है मतलब कि डबल काउंटिंग की। डबल काउंटिंग का मतलब है जब एक ही चीज को हम कई बार गिन लेते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, तो वो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहलाती है। उससे बचने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला होता है कि हम जो हमारे पास फाइनल गुड है सिर्फ उसी की वैल्यू को शामिल किया जाए, जो वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट है सिर्फ उसी को हम जीडीपी में लें। या दूसरा ये है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में अलग अलग स्टेजेस पर जो वैल्यू एडिशन हुआ है, जैसे फार्मर ने वैल्यू एडिशन किया 800 का, फर्म ए ने वैल्यू एडिशन किया 1500 का, फर्म बी ने वैल्यू एडिशन किया 2000 का, और फर्म सी ने वैल्यू एडिशन किया 2500 का। तो टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 6800। तो हम सिर्फ और सिर्फ किसको लें? जितना टोटल वैल्यू एडिशन हुआ है या फिर जो वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट है, सिर्फ उसी को हम नेशनल इनकम में या जीडीपी में शामिल करते हैं। तो क्योंकि अभी हम यहाँ सिर्फ जीडीपी को स्टडी कर रहे हैं, तो हम इसको जीडीपी के ही रेफरेंस में देखेंगे।
तो जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ जो फाइनल गुड्स की वैल्यू है उसी को हम जीडीपी में शामिल करते हैं। अदरवाइज फिर जो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है, यानी एक ही प्रोडक्ट को एक से ज़्यादा बार उसको जीडीपी में काउंट करना, उसको हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है यहाँ से शुरू होती है अगर हम जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उसकी वैल्यू को भी नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जीडीपी जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ही उसमें शामिल करते हैं। और ये जो प्रोडक्शन होता है ये विद इन 1 ईयर होता है, इन 1 अकाउंटिंग ईयर, एंड दिस प्रोडक्शन इज बीइंग डन बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। So that's all about the calculation of GDP. I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.